घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल मैं बात करूंगा आपकी, अपनी, खुद की, हम सब की, देश के आम नागरिक की मैं बात करने वाला हूं। आपकी आमदनी, आपके खर्च और आपकी बचत की। और एक आम आदमी की जिंदगी में बचत बहुत अहम हो जाती है, अपना भविष्य संवारने के लिए, अपना खुद का, अपने परिवार का, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी आगे की जिंदगी के लिए हम बचत करते हैं। और बचत करने का जरिया क्या है? अब हर कोई तो सट्टा बाजार, माफ कीजिएगा, शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाता है। तो आप पैसे बचाते कैसे हैं? आप बैंक में जमा करते हैं, सेविंग अकाउंट में, आप पीपीएफ में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में, बालिकाओं के लिए, बच्चियों के लिए अलग अलग योजनाएं हैं, किसान विकास पत्र है, सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें आप पैसे डालते हैं और उस पर आपको ब्याज मिलता है। अब कल क्या हुआ? बहुत ही दिलचस्प वाकया है ये मुझे याद नहीं पड़ता, अपने तजुर्बे में 23-24 साल हो गए हैं मुझे पत्रकारिता करते हुए, कि ऐसा वाकया सामने पेश आया हो। हुआ क्या? कल रात 9 बजे जो ये तमाम बचत योजनाएं हैं ना, सेविंग अकाउंट्स हैं, पीपीएफ है, एनएससी है, किसान विकास पत्र है, इनमें जो हमें ब्याज मिलता है, इनकी ब्याज दरें घटा दी गई। कल रात 9 बजे 0.4% से लेकर 1.1% तक की कटौती कर दी गई बचत योजनाओं में। यानी कि आप सेविंग अकाउंट में अपना पैसा डालते हैं, 4% आपको ब्याज मिलता है। यह भी बहुत कम हो गया है। पहले 8-8, 10-10, 12-12% का भी हमने जमाना देखा है। वो 4% घटाकर 3.5% कर दिया गया। जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, और इसमें बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, इसमें 7.1% जो ब्याज दर आपको मिलता था, वो घटाकर 6.4% कर दिया गया। लगभग 0.25% की कटौती। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो 6.8% आपको ब्याज दर मिलता था, उसे घटाकर 5.9% कर दिया गया। सुकन्या समृद्धि योजना में जहां 7.6% ब्याज मिला करता था, वो घटाकर 6.9% कर दिया गया। और जो साल दर साल आप फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं ना, 1 साल का डिपॉजिट कर दिया, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, उनके अंदर भी जबरदस्त कटौती कर दी गई। अब रात को हड़कंप मचा, लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी दी और लाजमी भी था। तो सुबह आज 8:30 बजे क्या हुआ? सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। क्या कहते हुए? यह ट्वीट है निर्मला सीतारमन का, बल्कि 7:54 टू बी प्रिसाइज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, इंटरेस्ट रेट्स ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी एट द रेट्स which existed in the last quarter of 2020-21, that is rates that prevailed as on March 2021. आज से वो रेट घटने वाले थे कि नहीं, वही पुराने रेट चलेंगे। अब असल बात, ऑर्डर्स इश्यूड बाय ओवरसाइट शैल बी विड्रॉन। मतलब गफलत हो गई, गलती से ओवरसाइट, अरे भाई किसी ने कागज बना दिया और हमने जारी कर दिया। मतलब ऐसा होता है कि देश के वित्त मंत्रालय, इतना बड़ा देश, 34 लाख करोड़ का हमारा बजट है, दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हमारी अर्थव्यवस्था है, और रात को 9 बजे किसी को सपना आया और उसने एक ऑर्डर जारी कर दिया, और सुबह आंख खुली तो नहीं, अरे ये तो गलती हो गई, ये ऑर्डर बना कैसे? सरकार की सोच यही है, हमारी बचत पर डाका मारने की सोच है क्या? और अब क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव है ना, तो ये तो चुनावी मुद्दा बन जाता।
तो चुनाव के चलते क्या ये फैसला वापस ले लिया गया? यहां देश हित का नैरेटिव क्रिएट नहीं किया गया। और देश हित की बात मैं क्यों कह रहा हूं? देश हित की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि और कहां कहां वो ओवरसाइट हुई या सोच समझकर फैसला लिया गया। मसलन पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतें आग लगी हुई है। 100 के पार पेट्रोल भी गया, 90 के पार डीजल गया, 225 रुपए रसोई गैस की कीमतों में, उस सिलेंडर में इजाफा भी हुआ। और ये लगातार एक सिलसिला बनता आ रहा है। मैंने आपको पूरे आंकड़े बता रखे हैं। 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी में जाता है पेट्रोल में। और यह आंकड़ा पहले क्या हुआ करता था, यह भी थोड़ा सा दिलचस्प है, यह आपको बताना जरूरी हो जाता है। पहले एक्साइज ड्यूटी 2014 में 9 रुपए 48 पैसे थी पेट्रोल पर, अब 32 रुपए 90 पैसे, मतलब लगभग मोटा मोटा 23 रुपए का इजाफा। और डीजल 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी 2014 में, अब वो है 31 रुपए 80 पैसे। और जहां सरकार 2014-15 में उसने 74,158 करोड़ रुपए कमाए थे ये एक्साइज ड्यूटी के जरिए, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस भी मैंने जोड़ दिया है। अप्रैल 2020 से जनवरी 9 महीने के अंदर सरकार ने 2,95,000 करोड़ रुपए कमा लिए। और हवाला क्या दिया जाता है? अरे बाजार तय करता है। अब पिछले 1-1.5 महीने से बाजार तय नहीं कर रहा है, क्योंकि चुनाव आ गए ना। जनवरी फरवरी में बदस्तूर बलि का बकरा हम बने हुए थे, हलाल किया जा रहा था। रोज 20 पैसे, 25 पैसे, 15 पैसे, 17 पैसे इजाफा किया जा रहा था। अब बाजार के हवाले नहीं है, क्योंकि चुनाव है। रसोई गैस की कीमतें तो 10 रुपए घटा भी दी गई। ऊंट के मुंह में जीरा जिसे कहते हैं ना, 225 रुपए बढ़ाओ और 10 रुपए घटा दो। पर यह देश हित में है, देश का विकास करना है, आधारभूत ढांचे में पैसा लगाना है। वो आम आदमी की जेब से ही वो पैसा आएगा। बाकी हम कोई टैक्स पे नहीं कर रहे, बाकी फिस्कल प्रूडेंस नाम की चीज वो आम आदमी संभाले, सरकार का जिम्मा नहीं बनता है। तो यहां पर राष्ट्रहित, वहां पर ओवरसाइट। थोड़ी सी मैं बात रेल के मुसाफिरों की भी करूंगा, जो सफर करते हैं और अंग्रेजी वाला सफर भी कर रहे हैं। यहां भी ओवरसाइट हो रही है क्या? रेल में आप जाइए, एक तो किराए रेल के वो हवाई जहाज, हवाई सफर के बराबर हो चुके हैं। ऊपर से अब खाने पीने को कुछ मिलेगा नहीं। पहले वो आपकी टिकट की कीमत में शुमार था, टिकट की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन पानी, कोई बिस्किट, कोई खाने पीने का सामान आपको अब खरीदना पड़ेगा। पेंट्री नहीं चल रही है, नहीं जी, कोरोना है। लेकिन वहां पर प्राइवेट वेंडर वो धड़ल्ले से घूमते हैं। जितने भी लोगों ने ट्रेन में सफर किया है वो इस बात की तस्दीक करेंगे। वो वहां पर खुले में घूम रहे हैं। एसी इतना तेज कर दिया जाता है रात को कि आपको चद्दर की, कंबल की दरकार पड़ेगी, लेकिन वो नहीं प्रोवाइड किया जाता। उसके लिए 300-350 रुपए अलग से दो। और जो सीनियर सिटीजन्स को रियायत मिलती थी किराए में, अब वो भी हटा दी गई है। तो आम आदमी जाए तो जाए कहां, बचाए तो बचाए कैसे? ये अपने आप में अहम सवाल हैं। ये जानते हुए हम बहुत ही एक जिम्मेदार मंच है, सवाल हम तीखे और कड़वे पूछते हैं, लेकिन हम हकीकत से नावाकिफ कतई नहीं है। हम जानते हैं कोरोना काल है, संकट काल है, देश में पैसे की भी कमी है, लेकिन सब कुछ आम आदमी को ही सहना पड़ेगा क्या? यह अपने आप में बहुत अहम सवाल है। और अब इस कटौती को लेकर यह जो फैसला वापस लिया गया है, राजनीतिक द्वंद्व भी छिड़ गया है। सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है तो विपक्ष हमलावर है। उसकी एक बानगी देख लीजिए। जो
गलती से ओवरसाइट से जो रेट कट का अनाउंसमेंट हो गया था उसको तत्काल आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने अपने ट्वीट के द्वारा उसे विड्रॉ किया है और राजनीतिक पार्टी जो राजनीति करना चाहती है उनके मुंह में लगाम डाल दिया है, इसलिए कि ये मोदी जी की सरकार है। इस सरकार में सिर्फ गरीबों के हित में काम होता है, गरीबों के लिए काम होता है, गरीबों को एम्पावर किया जाता है, गरीबों को मजबूत करने वाली सरकार है। 2 पैसा पॉकेट में डालने का काम करती है मोदी जी की सरकार, ना कि कांग्रेस वाली सरकार जो 2 पैसे क्या पूरे पॉकेट से पैसे निकालने का काम करती थी। अनजाने में ऑर्डर निकला, ये जो है ओवरसाइट था, ये अपने आप में गंभीर मामला है कि इतनी गवर्नमेंट इतनी बड़ी भारत सरकार की और वो इस तरह का ऑर्डर बिना उनकी सहमति के निकल गया तो क्या है। तो इस पे खुलासा करना चाहिए, वित्त मंत्री जी को बताना चाहिए देश को कि कैसे ये ऑर्डर निकल गया। और दूसरे वो गारंटी दें कि वो जो है ब्याज की राशि घटाने वाली नहीं है, दोबारा इस तरह का सर्कुलर नहीं आएगा, क्योंकि इससे आम आदमी का भारी नुकसान होने वाला। क्योंकि ज़्यादातर जगह सबका ये कहना है कि सिर्फ चुनाव भर के लिए, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है कि ओनली फॉर दिस क्वार्टर, इस तिमाही के लिए जो है ये रोका जाता है। तो क्या इसी तिमाही के लिए रोका गया है या आगे के लिए भी रुकेगा? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, चुनाव के चलते ब्याज दरों में कटौती का फैसला वापस और आम आदमी की जेब पर डाका कब तक? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति जानती हैं, समझती हैं, बिजनेस जर्नलिस्ट रही हैं, सुप्रिया श्रीनेट। मेरे साथ बीजेपी के अहम घटक, एनडीए के अहम घटक, एलजेपी उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, सीनियर जर्नलिस्ट, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, सिद्धार्थ सिंह, शिव गोपाल मिश्रा। मैंने रेलवे का भी जिक्र किया है, मैं कुछ लोगों के बयान भी सुनवाने वाला हूं। जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के, और साथ ही साथ चंद्र प्रकाश, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के। इनसे भी मैं चर्चा करूंगा ये सब्सिडी का खेल क्या है। यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैं नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, वहां बैठा हूं, एंड यहां पर क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, उनका बयान है, LPG कंज्यूमर्स हैव नॉट गॉट द अमाउंट इन देयर अकाउंट सिंस May 2020। मई 2020 से अब तक गौतम बुद्ध नगर के जो LPG के उपभोक्ता हैं उन्हें सब्सिडी नहीं मिली है। LPG की सब्सिडी की जो रकम हुआ करती थी 40,915 करोड़ रुपए, सरकार एक मद क्रिएट करती थी, इसे घटाकर 12,995 करोड़ भी कर दिया गया है। तो ये LPG का क्या खेल है, इस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन आलोक वत्स, मतलब ओवरसाइट हो जाती है, ओवरसाइट में ब्याज दरें आप घटा देते हैं, रात को 9 बजे सुबह याद आता है और सुबह उसको बहाल कर दिया जाता है। ये रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं, मेरा सवाल नहीं है, वो कह रहे हैं आप सर्कस चला रहे हैं कि सरकार चला रहे हैं? देखिए, हम सरकार चला रहे हैं और अगर कोई चीज गलती से लीक हो गई और उसको अगर सुधार लिया जनहित में, तो इसमें क्या बुराई है? अगर हमने उसको, उस गलती को सुबह सुधार लिया और जनहित में यह फैसला किया कि नहीं जी अभी ये ब्याज में कटौती नहीं रहेगी, कटौती जो हुई है वो मन नहीं बना लिया था ना सरकार ने, आम आदमी को फायदा मन तो बना होगा, चर्चाएं हुई होंगी, बैठकें हुई होंगी, मंथन हुआ होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होगी, ये तो हुआ होगा ना। सरकार ने मन बनाया, बाद में समझ में आया कि नहीं अभी नहीं, अभी तो चुनाव है। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसमें बहुत कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं और मोदी जी को धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने इस विषम परिस्थिति में, इस कोरोना काल में, आप देखें कि रेलवे बंद था, ट्रांसपोर्ट बंद था, सारी व्यवस्था बंद थी, लेकिन किसी भी कर्मचारी की वेतन में कटौती नहीं की गई। अच्छा, सबको लगातार वेतन दिया गया और जिस तरीके का मेडिकल फैसिलिटीज पूरे इंडिया में
और जिस तरीके का राशन प्रोवाइड किया गया लोगों को, उस सब के लिए पैसे चाहिए। आएंगे कहां से पैसे? इसी जगह से उगाही करनी पड़ेगी ना। तो आम आदमी की जेब से पैसे निकाले जाएंगे, कुल मिला आम आदमी की जेब से पैसे निकाले जाएंगे। अभी जफर इस्लाम, आपके सहयोगी आलोक भट्ट जो यहाँ राज्यसभा में भी हैं, वो कहते हैं कि ये तो गरीबों का ख्याल रखने वाली सरकार है, गरीबों की जेब में 2 पैसे डालती है। ये 2 पैसे कौन से डले हैं वो तो बताइए, कि निकाले जा रहे हैं पैसे। जिस तरीके से उनको राशन मुहैया कराया गया कोरोना काल में, जिस खुलेपन से हम लोगों ने राशन दिया लोगों को, जो मेडिकल फैसिलिटीज दी, क्या वो सब जेब में पैसे ही डालने से होता है? ये सब चीजें भी तो एक तरीके से उनके हित में ही, उनके जेब में ही गया। कहां गया ये सारी चीजें? लोग भुखमरी के शिकार तो नहीं हो रहे थे? अच्छा, तो भूखे नहीं मरे, इस बात के लिए से जोड़ ले सरकार तो को धन्यवाद। जेब में गया तो एक तरीके से पैसा ही डला। बिल्कुल, इसमें क्या शक है? अभूतपूर्व कदम उठाए नरेंद्र मोदी ने, और जिस तरीके का राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अभी तक हाल फिलहाल तक वो चल रहा था। तो मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं आलोक भट्ट, उठाकर खड़ा हो कि गया, अगर ये चुनाव ना होते, अभी चुनाव ना होते तो ब्याज दरों में कटौती तय थी, और तब आप हमें कहते कि देश हित में ये भी सहन कर लीजिए, जैसा हमने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों को हमने बर्दाश्त किया है कि भाई देश हित में पैसा लगाना है, पेट्रोल से पैसा लेना है, डीजल से भी, एलपीजी से भी। अब बचत खातों में जो ब्याज मिलता है उसको भी कम कर दो, रेलवे के किराए बढ़ा दो, खाना पीना वहां पर बंद कर दो। संदीप जी, और हम धन्यवाद दें आपको। संदीप जी, आप हमें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। संदीप जी, आप एक चीज देखें कि अर्थव्यवस्था की अभी क्या हालत बनी हुई थी। पिछले सरकारों ने जो हमें दिया अर्थव्यवस्था, वो बुरी तरीके से खोखला था। 7 साल हो गए, 2014-15 में नहीं बैठे हैं, और तैयार 7 साल हो गए। क्या 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 रेलवे क्या रेलवे की स्थिति यही थी? प्लेटफार्मों की स्थिति यही थी जो पहले थी? क्या बोगियों की वही स्थिति थी? आज एक से एक बोगी रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही है। अच्छा, आप गए हैं ना रेलवे में, ट्रैवल किया है अभी हाल फिलहाल में? आलोक बाबू, बढ़ाया है, किराए बढ़ रहे हैं, गलत कह रहा हूं? वहां पर खाना पीना नहीं मिलता, उसके लिए वेंडर, पहले तो कहा गया कोरोना है, ये वेंडर जो घूम रहे हैं ये कोरोना नहीं फैलाएंगे। इनसे मैं खरीदूं पानी, इनसे बिस्किट खरीदूं, देखिए जो इनसे खाना खरीदूं, रात को ठंड लगे तो चद्दर भी मांगूं, उसमें भी 300-350 रुपए ले लेंगे। नहीं, वो पका जो वेंडर रेलवे में जा रहे हैं, वो पका हुआ खाना नहीं दे रहे हैं, वो पैक्ड सामान दे रहे हैं। उससे कोरोना का डर कम है। लेकिन हाँ, जो पेंट्री चल रही थी उसमें जिस तरीके की व्यवस्था थी, उसमें कोरोना का संक्रमण बढ़ने का बहुत ज्यादा आसार थे। ये टेम्पररी मेजर्स है, जरा स्थिति ठीक होने दीजिए, ये सब व्यवस्था वापस लौट आएगी। तो ये तात्कालिक कदम उठा रही है सरकार। एक सेकंड, सुप्रिया श्रीनेठ, तात्कालिक कदम उठा रही है सरकार क्योंकि दिक्कत है, हम कोरोना काल में जी रहे हैं, सरकार के पास पैसे नहीं है, कोई जादुई छड़ी तो है नहीं, आबरा कडाबरा किया और पैसे आ गए। तो आम आदमी से ही किसी न किसी तरीके से पैसे लिए जाएंगे देश के विकास के लिए। मैं बिंदुवार 3 बातें बोलना चाहती हूं अपने मित्र भाजपा के जो हैं वत्स जी उनसे। 7 साल से सरकार में आप हैं, 8 साल का कार्यकाल, कुल कार्यकाल मिलता है 8 साल का, अगर 2 टर्म चुन लिया जाए अमेरिका का प्रेसिडेंट। 7 साल से सरकार में है, कब तक पिछली सरकारों की नाकामियों को गिनाइएगा, अलेज्ड नाकामियों को? अरे अपने बूते पर भी कुछ करिएगा या बस नाकामियां ही गिनाते रहिएगा? आपका तो यह श्रेय है कि इकोनॉमिक जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो पहली बार रिसेशन में आपकी नाक के नीचे चली गई। आपका श्रेय तो यह है कि 45 साल में बेरोजगारी सबसे बड़ी चरम सीमा पर चली गई। आपका श्रेय तो यह है कि 2016 से 2020 तक अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर को आधा कर दिया आपने, 8.3% था 4.1% कर दिया। एक बात मैं रेलवे पर बोलना चाहती हूं, आप खाने पीने कंबल की क्या बात कर रहे हैं? आज रेलवे का घोटाला सुन लीजिए, अगर मुझे 100 किलोमीटर भी जाना है
टिकट मुझे कम से कम 500 किलोमीटर का लेना है। बस, प्लेन, टैक्सी, गाड़ियां सब चल सकती हैं। इंडियन रेलवे लेकिन 65% कैपेसिटी पर ही चल रहा है। ऐसा क्यों है भाई? कोरोना सिर्फ रेलवे से ही फैल रहा है, प्लेन से नहीं फैल रहा है, टैक्सी से नहीं फैल रहा है, बस से नहीं फैल रहा है, क्योंकि वो आम आदमी की सवारी है। आपके निकम्मेपन के चलते अब स्मॉल स्कीम सेविंग का हाल सुन लीजिए। मुझे तो कभी कभी आपने एक शब्द यूज किया था, सरकार चल रही है या सर्कस हो रहा है यहाँ पर। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट आता है घट गई, फिर सुबह 7:54 पर बोल जाता नहीं वो गलती से हो गया। मुझे पता है रणदीप जी का ये ट्वीट है, सरकार है या सर्कस है। हमें तो लगता है सर्कस चल रहा है। और इसलिए मैं कहती हूं स्मॉल स्कीम सेविंग का दिक्कत क्या है? स्मॉल स्कीम सेविंग में गरीब लोग, निम्न मध्यम वर्गीय लोग और ज्यादातर पेंशनधारी इसकी ब्याज की ऋण पर अपना जीवन यापन करते हैं, इसकी ब्याज की दर पर निर्धारित रहते हैं। उन पर आपने एक प्रहार मारने की कोशिश कर पर आप बिजनेस जर्नलिस्ट रही हैं सुप्रिया, देखिए ब्याज दरें अगर महंगाई दर बढ़ने की आशंका हो, अगर महंगाई बढ़ने की आशंका हो सुप्रिया, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, ब्याज दरें घटाई जाती हैं, ब्याज दरें घट रही हैं दुनिया भर में। और ऐसा नहीं है कि अगर हमें सेविंग्स में कम पैसे मिलेंगे, कम ब्याज मिलेगा, तो होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन, वो भी तो घट रहा है। मैं अब आपको बताती हूं असलियत की, ये क्यों डिसीजन रोल बैक किया गया है। ये डिसीजन इसलिए रोल बैक किया गया है क्योंकि पश्चिम बंगाल, जो कि ये तेन प्रक्रिया किसी तरह से भाजपा जीतना चाहती है, वो नेशनल सेविंग स्कीम के कुल पूल में करीब करीब 15% से ऊपर कंट्रीब्यूट करता है। 5 प्रांतों में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें नंबर 1 पर बंगाल से होता है। इसलिए यहां पर बंगाली रुष्ट ना हो जाए, इन्होंने ये किया है। अगर इनका दिल साफ है और ये वाकई लोगों का भला चाहते हैं तो दिल पर हाथ रख के कह दे कि चुनाव बीतने के बाद ब्याज दर घटेगी नहीं, जो अभी है वो वही रहेगी। ये बात अगर ये कह दे तो मैं मान जाऊं, ये कह नहीं सकते। सिर्फ चुनावों के लिए, चुनाव के बाद ब्याज दरें नहीं घटेंगी। सीधा सवाल पूछ रही हैं। 15% लोग एनएसई में निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं पश्चिम बंगाल के। जवाब तो आपने खुद दिया है क्या कि अगर ब्याज दर लोन लेने जाओगे तो उसकी भी तो घट रही है। तो ये तो बैलेंसिंग एक्ट है। अच्छा। और ये कमिटमेंट कैसे हो सकता है? 3 महीने बाद क्या हालात बनेंगे अगर जो कोरोना कमिटमेंट नहीं दे सकते। नहीं, कोरोना अगर इसी हालात से चलता रहा तो और भी गड़बड़ होगी मामला, और भी गड़बड़ होगी, टाइट और होगा। डाका मारोगे। ये जो सेकंड फेज चल रहा है कोरोना का, ये और ज्यादा भयानक है। ये तो आप मानोगे कि इसमें भी कोई मतलब चुनावी फैसला है ना ये? नहीं, नॉट एट ऑल चुनावी फैसला नहीं। वो आप जनवरी फरवरी में भी आए जब पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम बढ़ रहे थे, तब तो बाजार के हवाले था। अब क्या हो गया? संदीप जी, एलपीजी की जहां तक आपने सवाल की, 14,000 करोड़, 12,900 या 12 और 14,995 करोड़, वो अभी भी है इस बजट में, तो वो घटने नहीं जा रहा। अच्छा, देखिए वो तो जब सब्सिडी खत्म, सब्सिडी नहीं खत्म हो रही, नहीं हो रही। बजट नगर के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर कह रहे हैं मई 2020 से एक पैसा नहीं आया। भाई वो कोरोना काल का पीरियड है, उसमें डिस्टर्बेंस हुई है। लेकिन अब जीएसटी की कलेक्शन 1 लाख, ये जो इतना बड़ा 40,915 करोड़ रुपए आपने अलग से रखे थे कि ये लोगों को, भाई लोगों को रियायत देने के लिए वो पैसा था ना। बिल्कुल। वो 12,000 करोड़ पर आ गया भाई, वो 30% रह गया, तो मतलब सब्सिडी खत्म। देखिए सरकार की पॉलिसी जो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में अनाउंस की थी कि सब्सिडी धीरे धीरे कम की जाएगी, ये बाकायदा डिक्लेरेशन है। लेकिन उसके बावजूद भी 14,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए रखा गया है। देखिए एक बात सुनिए। अच्छा, 225 रुपए बढ़ाते हो, 10 रुपए घटाते हैं। संदीप जी सुनो सही ना, सब्सिडी किसको मिलनी चाहिए? किसको? पहले ये डिबेट का इशू है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसके लिए सब्सिडी का सिलसिला होना चाहिए, उसके लिए मुफ्त राशन होना चाहिए। सरकार तय करेगी ना। बिल्कुल सरकार ने तय किया है। हाँ, और सरकार उसी ने फिर कहा कि वॉलंटरी आप अपनी डाल दो, जिसकी 10 लाख से ऊपर आमदनी है उसे सब्सिडी नहीं मिलेगी, बाकी को मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बाकायदा अपील भी की कि अगर आप सक्षम हैं तो काहे को लीजिएगा सब्सिडी। अगर आप सक्षम नहीं है, देश हित में कर दीजिए। देखिए कोई सरकार हो, सरकारें देश तो 2014 में जो कहा करते थे 400 रुपए सिलेंडर था कि अरे ये बहुत महंगा है। संदीप जी, इस सरकार 60 रुपए का पेट्रोल महंगा था, 35 रुपए लेकर आ रहे थे। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि कोरोना काल में 82 करोड़ लोगों को 6 महीने तक मुफ्त राशन दिया, नंबर 1। उनके पैकेट में पैसे भी डाले, नंबर 2। और 7 साल की बात अभी ये हमारे कांग्रेस के लीडर कर रही हैं, करप्शन का कोई इशू नहीं है।
ये उपलब्धि नहीं गिनाओगे कि इस सरकार की एक उपलब्धि जो सबसे बड़ी है कि आम आदमी को क्या मिला? सवाल मैं ये पूछ रहा हूं, हम बलि का बकरा है क्या? आम आदमी को अभी ये उसकी IMF की कितने % की अनाउंसमेंट है, ये मोदी की कितने % की अनाउंसमेंट है? तो ये अगर, लेकिन फिर वही बात है, अगर नॉर्मल प्रोसीजर चलता रहा तो GDP बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी आपकी। ये बकायदा मतलब उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? नहीं, रॉकेट साइंस ये है कि कोरोना काल खत्म हो जाए, ये तो सेकंड वेव हो गई और आफत आ रही है। पता नहीं कितने कड़े फैसले और लिए जाएंगे। तो फिर जब सरकार, प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं नसीब वाला हूं, $150 पर बैरल जब कच्चे तेल की कीमतें थी और वो गिरकर 30 भी हुई, उस वक्त 60 और 50 आई, कि बदनसीबों को क्यों चुनो, तो बदनसीबी हमारे खाते में आ रही है क्या? वो देखो, मुहावरा एक कहा जाता है कि भाई हालात अच्छे हैं तो नसीब काम कर रहा है। हालात खराब हो गए, कोरोना आ गया, किसी को पता था कि कोरोना आ जाएगा? किसी को अनाउंसमेंट नहीं थी। उसकी वजह से सब गड़बड़ा गया मामला। धीरे धीरे पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, गरीबों के खिलाफ, जैसा अभी जफर इस्लाम ने बकायदा आपने बाइट चलाई, ये सरकार पूरी तरीके से कमिटमेंट है गरीबों के लिए और वेलफेयर स्कीम के लिए। बकायदा अलग से बजट लगाया, 90,000 करोड़ रुपए किसानों को दिया, 10,000 रुपए गरीब आदमी रेड़ा पटरी घोमची वालों को दिया। कितनी स्कीमें गिनाऊं? तो पैसे का प्रॉपर मैनेजमेंट करना, ये पैसे का प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है सिद्धार्थ सिंह। और मुझे एक सेकंड पैसा नहीं, क्रॉस टॉक में कुछ लिया गया। सिर्फ एक मिनट, सिर्फ सिद्धार्थ सिंह स्क्रीन पर। सिद्धार्थ सिंह, मुझे ये बताइए, ये मैनेजमेंट हो रही है या यहां पर सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि आम आदमी को राहत कैसे दी जाए या उसको दर्द कम कैसे दिया जाए? पैसे तो चाहिए, दर्द कम कैसे दें? क्या इस कंफ्यूजन में कैच 22 में है क्या सरकार? नहीं संदीप, देखिए, एक बात तय है कि जो इकोनॉमी पे जो चोट पड़ी है नोटबंदी की, और तो वो एक बहुत बड़ा कारण है आज की जो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो है। और जो रही सही कसर थी संदीप, वो हुआ ये है कि कोविड के बाद सरकार के जो रिसोर्सेज हैं वो एकदम खत्म हो चुके हैं। मतलब जो साल अभी बीता है, आज 1 अप्रैल है, और जो पिछला साल खत्म हुआ है उसमें सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पे कर्ज लिया है बाजार से, तकरीबन 13 लाख करोड़ का। तो संदीप, सरकार के पास रिसोर्सेज बिल्कुल बहुत ही जो है ना, अब सरकार इज मतलब वेरी शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो एक सच ये है। और जहां तक ये जो आप आज इस डिसीजन की बात कर रहे हैं जो स्मॉल सेविंग्स पे हुआ, संदीप देखिए, ये करेक्शन होना था। क्योंकि होता क्या है, देखिए, ये इसको अगर मैं टेक्निकली समझाऊं तो क्या होता है, एक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जो 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, उसका जो रेट होता है उससे ये लिंक्ड होती है स्मॉल सेविंग्स के रेट संदीप। और एक श्यामला गोपीनाथ रिपोर्ट है, उस फॉर्मूले पे ये रेट तय होते हैं। तो संदीप, हुआ क्या कि जैसे पिछले साल जब ये रेट सेट हुए थे, करीब अप्रैल में जो अनाउंस हुए थे संदीप, उसके बाद से कोविड आ गया, तो सरकार ने इन रेट्स को बिल्कुल भी नहीं छुआ, घटाया नहीं। होना ये शायद ये होना चाहिए था कि क्वार्टर दर क्वार्टर आप इनको मार्जिनली धीरे धीरे घटाते। लेकिन अब चूंकि आपको बाजार से जब कर्ज जो है बहुत कम दर पे मिल सकता है, तो सरकार इस पैसे को क्यों आम आदमी से ले? लेकिन यहाँ पे देखिए, बात यहाँ नहीं खत्म होती है। इसका दूसरी साइड ये है कि संदीप, एक सरकार का सोशल ऑब्लिगेशन भी है, और ऐसा ही नहीं है। मैं वही तो पूछ रहा हूं, मतलब आप ये बता रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिहाज से दरअसल ये रेट कट होना लाजमी था, तो चुनाव आ गए ना आड़े, अभी कटेंगे, ब्याज दरें और कटेंगी, ये तय है, ये फैसला ले लिया गया था। ये तो बाद में समझ में आया कि चुनावी नुकसान हो जाएगा, तो ये फिलहाल के लिए एक राहत मिली है। ये कहना गलत होगा? नहीं संदीप, मैं ये बोलूंगा कि ये शायद इतना जो शार्प प्रिडिक्शन है, ये मुझे लगता है कुछ ज्यादा मतलब जो है ना एग्रेसिव जो रिडक्शन था, वो शायद अब आने वाले जब 1 जुलाई को जो नए रेट सेट होंगे, जो 30 जून के बाद, तो मुझे लगता है इतना शार्प रिडक्शन नहीं होगा, और कभी हुआ भी नहीं है। क्योंकि सरकार का एक सोशल जो है ऑब्लिगेशन भी है, और उनको ये भी इंश्योर करना होगा कि आम आदमी को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि जो इसमें कई स्कीम्स हैं, सीनियर सिटीजन की स्कीम है। नहीं, आम आदमी कहाँ जाएगा? मैं क्या शेयर बाजार में ही पैसा लगाऊं जो मैं बचत करता हूं? और अगर मैं 30% ब्रैकेट में हूं इनकम टैक्स में, 4% का 3.5% ब्याज दर मुझे मिल रहा है सेविंग अकाउंट में, उसमें मुझे 3.5% में भी 30% तो मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा। मुझे इफेक्टिवली मिलेगा कितना?
नहीं, आपकी बात बिल्कुल लाजमी है। महंगाई दर 5-6%, 7%, यानी कि मैं अगर सेविंग अकाउंट में या पीपीएफ या एनएससी में पैसा रखूंगा, दरअसल मैं अपने पैसे को कम कर रहा हूं। गलत तो नहीं कह रहा मैं सिद्धार्थ? नहीं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन संदीप, एक बात जो आपने कही ना कि अगर महंगाई बढ़ रही है और अभी जो सरकार ने बजट के बाद से जो सरकार अब कर्ज बाजार से जो कर्ज ले रही है उसमें भी उसकी जो ब्याज है या जो उसका दर है संदीप, वो भी बढ़ा है। तो शायद जब जुलाई में जब ये रेट रीसेट होने का समय आएगा तो संदीप शायद वो गैप दोबारा से जो है नैरो हो चुका होगा। सारा बोझ आम आदमी पर ही क्यों पड़ता है? नहीं संदीप, देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन संदीप बात वही है ना कि सरकार के पास जो मैंने शुरू में कहा कि रिसोर्सेज है नहीं, तो अब आपको कट लॉसेस, मतलब आपको अपने यहाँ ये केशव रिकवरी हो रही है, करोड़पति अरबपति हो रहे हैं, अरबपति खरबपति हो रहे हैं, उनसे भी कुछ पैसा निकालने का तरीका निकाले ना सरकार। ये आम आदमी से ही निकालेगी जिसकी तनख्वाहें कटी हुई हैं, बहुतों की नौकरियां गई हुई हैं, और वही भरपाई करे सारे काम की। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन एक समस्या ये भी है ना संदीप कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी इतने नीचे आ गई है, सरकार कई बार क्या होता है ना संदीप, जो ये पैसा लेती थी इन स्कीम्स में उनको भी वो सरकार इन्वेस्ट करती थी। जो सरकार की बड़ी बड़ी जो सरकारी कंपनियां उनको वो जो है डायरेक्टली लेंड कर देती थी, तो उस पे भी उसको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न मिलता था। लेकिन आज जब इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी नीची है और जैसे आपने जो कहा कि जब इंटरेस्ट रेट्स इतने नीचे हैं तो सरकार इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे बोरो करके वो अपनी लायबिलिटी तो फिर सपने तो दिखाए जाते हैं 15 लाख रुपए आ जाएंगे जेब में से, यहां तो जेब से पैसे ही निकल रहे हैं। अब मैं एक बानगी थोड़ा सा रेलवे की भी दिखा दूं, क्योंकि एक आम आदमी से, आप सभी दर्शकों से जुड़ा हुआ ये सवाल है जो मैं कह रहा हूं ना कि रेट बढ़ रहे हैं, किराया बढ़ रहा है, हवाई सफर के बराबर हो रहा है, वहां पर कोई पेंट्री की सुविधा नहीं मिलती है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं रियायत मिलती थी वो भी खत्म हो गई है। उस पर आम आदमी क्या कह रहा है, पहले उसकी बात सुन लीजिए। तमाम सुविधाएं खत्म कर दी, हम सीनियर सिटीजन्स का डिस्काउंट खत्म कर दिया, बेड रोल्स खत्म कर दिए, और जो IRCTC वगैरह खाना देते थे, नाश्ता देते थे, वो सब खत्म कर दिया। उल्टा किराया पहले से बढ़ा दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पेनेट्री कार बंद कर दी, बाकी वही लोग आके चिप्स बेचते हैं और सब सामान बेचते हैं और मनमाने पैसे लेते हैं। कोई उसमें कोई कहने सुनने वाला कोई है ही नहीं। कोई भी अगर फैसिलिटीज बंद कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आप किराया भी बंद कर दीजिए, थोड़ा किराया कम लीजिए। अगर आप किराया पूरा ले रहे हैं तो फैसिलिटीज पूरी दे दीजिए, या कुछ उसका एक ऐसा सोर्स निकालिए कि जहां पर किसी का भी लॉस ना हो। उधर से जब मैं तेजस से आया तो सब पेंट्री की चीजें तेजस ने प्रोवाइड किया है। तो क्या किसी को कोरोना नहीं हुआ उस टाइम पे? वो भी तो प्राइवेट सेक्टर की चीजें थी ना। अब गवर्नमेंट वो चीजें को इम्प्लीमेंट करेगी तो वो क्या किसी को कोरोना हो जाएगा? पहले क्या था, 1000 रुपए में उसमें मील वगैरह इंक्लूड था, अभी मील वगैरह काट दिया है। अगर कोरोना की वजह से दिक्कत है तो अंदर वो लोग क्यों बेचते हैं डबल रेट पे, और उसको क्यों हम लोग ऑक्यूपाई करें। सीनियर सिटीजन्स को कंसेशन, या जो ऐसे बीमार व्यक्ति हैं उनको कंसेशन मिलता है, उन चीज़ों को तो सर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। और पैसा जो इसका किराया भाड़ा जो है पहले से 2 गुना है, सीधा 2 गुना है। सीनियर सिटीजन का कॉन्सेशन सर अगर खत्म किया गया है तो इसका मतलब हमारे देश में अब वृद्ध लोगों का सम्मान खत्म हो जाएगा। वृद्ध का सम्मान करके आप कॉन्सेशन दे रहे थे, तो कॉन्सेशन नहीं देना तो एक सम्मान करना हुआ ना वृद्ध लोगों के साथ। पैसा लग रहा है लेकिन कोई सुविधा नहीं है, तो हम एसी में क्यों जाएं? हम स्लीपर में ही कटाए हैं, हम क्यों दें ज्यादा पैसा? मतलब बाहर से खाना लोग को मिल ही रहा, बट कंसेशन रेट में नहीं मिल रहा। सीनियर सिटीजन को जो रिजर्वेशन में लाभ मिलता था वो नहीं मिल रहा, सब चला गया सर। बाकी कोरोना ही बोले सर, देखिए 5 राज्यों में चुनाव है सर, वहाँ रैलियों में भारी भारी भीड़ रहती, वहाँ कोई पूछने नहीं आ रहा है कोरोना है क्या। शिव गोपाल मिश्रा गलत खबर तो नहीं दिखा रहे, गलत बयान तो नहीं चला रहे, यही हकीकत है क्या? देखिए संदीप भाई, ये 2 बातें हैं इससे जुड़ी हुई। एक तो जहाँ तक आम आदमी पे दबाव है, वो दबाव जो है वो निश्चित रूप से जो है वो उसको रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में जब सब लोग घर के अंदर दुबक गए तो उस समय हमारे 10 लाख से ऊपर रेल कर्मचारियों ने 10,000 गाड़ियां प्रतिदिन चलाने का काम किया और देश के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज की कोई कमी होने नहीं दी। 450 से ऊपर ज्यादा लोग जो हैं वो रेल कर्मचारी शहीद हो गए,
कोरोना की वजह से गाड़ियां चलाते चलाते। तो रेल कर्मियों के बारे में सोचना चाहिए और एक प्रयास करना चाहिए कि जो 50 लाख रुपए देने की बात दूसरे लोगों को की गई है, वो रेल कर्मचारी जो शहीद हुए हैं उनको भी मिलना चाहिए। हम जहाँ तक किराया बढ़ाने की बात है, सुविधाएं नहीं देने की बात है, उस पर निश्चित तौर पर ये चाहेंगे कि उनको सुविधाएं भी दी जाए और जो पहले उनको सुविधाएं मिल रही थी उनको मिले। और इस सवाल को हम लोग बराबर नहीं, एक यात्री ने कहा ना शिव गोपाल मिश्रा कि आप अगर सुविधाएं कम कर रहे हैं, पेंट्री सर्विस नहीं दे रहे हैं, आप चद्दर कंबल नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम किराया तो घटा दो। किराया बढ़ रहा है, सुविधाएं सारी हटा रहे हो, सीनियर सिटीजन्स की रियायत भी छीन ली। देखिए, जहां तक रेलवे का सवाल है संदीप भाई, जहां तक रेलवे का सवाल है, रेलवे के जो फेयर्स हैं पहले से ही बहुत कम है और रेशनलाइजेशन की काफी आवश्यकता है। तो अगर वो रेशनलाइजेशन नहीं होगा, ऑपरेशनल कास्ट भी नहीं आएगी रेलवे को, फ्यूल कास्ट भी नहीं आएगी रेलवे को, तो रेलवे चलेगी कैसे? या तो सरकार पैसा दे उसको चलवावे, और नहीं तो रेलवे अपने दम पर जो है वो ये नहीं कर सकती, या प्राइवेटाइज कर दो। आपदा को अवसर में जो है वो तब्दील करने का काम हमें नहीं करना चाहिए। हमें निश्चित तौर पर रेलवे को जो है वो सुविधाएं दे करके और उसके आधार पर जो है वो दूसरे लोगों की सुविधा। आपने बहुत ही खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल किया आलोक वत्स। आपदा में अवसर तलाश रही है सरकार कि हमारी जेब ढीली की जाए, या दरअसल यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच सकती है सरकार जिससे आम आदमी को राहत मिले? भाई सरकार परेशान है, उसका खजाना खाली हो रहा है, आम आदमी भी तो परेशान है। आम आदमी की कौन सी बल्ले बल्ले है? कोई मनी प्लांट लगा रखा है क्या हमने अपने घर में? देखिए संदीप जी, देश एक विकट समस्या से गुजर रहा है, एक बहुत ही भयानक दौर से गुजर रहा है। और जैसा कि शिव गोपाल जी ने भी कहा कि अगर ऑलरेडी रेलवे के फेयर्स कम हैं, अगर इसकी अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी नहीं निकलेगी तो रेलवे चलेगी कैसे? और इतने दिनों तक कोरोना काल में जो हमने रेल कर्मचारियों को उनकी पेमेंट दी, उनका तनख्वाह दिया, ये सब आखिर निकलेगा कहां से? सरकार के पास कोई प्रेस तो नहीं है जहां वो नोट छाप के और डाल दे मार्केट में। नहीं, हार्डवर्क तो मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हार्डवर्क कीजिए ना, उनको उगाही करनी पड़ेगी। हार्वर्ड की जरूरत नहीं, डिग्री की जरूरत नहीं होती ना इकोनॉमिक्स में। हार्डवर्क से काम चल जाता है, तो थोड़ा हार्डवर्क कीजिए। तो क्या हार्डवर्क करें? आप समझाएं कि ये आप ही लोग इस बात का दम ठोकते थे हम हार्डवर्किंग है। क्या नहीं कर रहे हैं रेलवे को हम? आप संदीप जी मुझे एक चीज बताइए, आज जो रेलवे स्टेशनों की व्यवस्था है, जिस रूप में रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है, मैं सिर्फ रेलवे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आम आदमी को राहत कहां मिल रही है? आम आदमी को राहत क्या मिल रही है? नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता जब रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। ये वही रेलवे स्टेशन है जहां गंदगी नाम की चीज नहीं है। इन सब पे पैसे खर्च होते हैं, ये सब व्यवस्था को बनाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। इतने दिनों तक इनको बैठा के रेल कर्मियों को 1/4 भी नहीं ट्रेन चल रही थी, फिर भी सब लोगों को तनख्वाहें दी गई। कहां से आएगा वो पैसा? तो आपको समझने पड़ेगा, सिर्फ हमें कोसने से और हमको ये कहने से कि कोस नहीं रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। बन गए हैं, हमारा किसी को कोसने का इरादा नहीं है, पर सवाल हम पूछेंगे और तीखे और कड़वे कितने ही क्यों ना हो पूछेंगे जरूर। तो भारतीय जनता नहीं, अगर हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यही भरोसा लोगों को होता कि ये डकैरा लुटेरा हैं, तो हम लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते नहीं चले जाते। लोगों को पता है, तो लोगों को भरोसा है, आप ये कह रहे हैं सुप्रिया श्रीनेठ, लोगों को भरोसा है और इस बात को तो आप डिनाई नहीं कर सकती। तभी 2019 आप नोटबंदी की बात करते हैं कि उसने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जीएसटी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ, उसके बाद हुए ना 2019 के चुनाव। लोगों को अभी भी भरोसा है कि देश हित में ये सरकार काम कर रही है। के वाजपेयी कहते हैं बताइए कौन सा बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, कोई एक घपला बता दीजिए इस सरकार का। तो लोगों को अभी भी विश्वास है क्या कि उन्हीं के हित में काम कर रही है?
मैं इस बात का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन मैं इस बात से बड़ी अचंभित हूं कि वत्स जी जो सार्वजनिक जीवन में है वो बार बार इस बात का हवाला दे रहे हैं कि रेलवे स्टेशन कितने बढ़िया दिख रहे हैं। रेलवे स्टेशन बढ़िया दिखने के लिए नहीं होते हैं। रेलवे एक सस्ता माध्यम रहे इस देश के गरीब और निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग लोगों के लिए, ये कोशिश होनी चाहिए सरकार की। ये बात का क्या बार बार हवाला देना रेलवे स्टेशन अच्छे दिख रहे हैं? अरे आप रेलवे स्टेशन को बोस्टन दिखा दीजिए। अगर वहां पर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, क्यों मैं 500 किलोमीटर का मिनिमम टिकट लूं? क्यों मैं 100 किलोमीटर का टिकट लेके रेलवे में नहीं बैठ सकती हूं? आज इस बात का जवाब कौन देगा? 65% रेलवे क्यों कैपेसिटी पर चल रही है? क्यों 100% कैपेसिटी पर रेलवे नहीं आ रही है? क्यों हर तरह की रियायत खत्म कर दिए गए रेलवे में, सीनियर सिटीजन के इंक्लूडेड? इस बात का जवाब नहीं। स्टेशन देख लीजिए, स्टेशन देख लीजिए, क्या मूर्खता की बात है। पर चुनाव जीत रही है बीजेपी, अभी भी लोगों को भरोसा है मध्य प्रदेश, सरकार में। कर्नाटका, मैं उसी बात का जवाब दे रही हूं। मैं उसी बात का जवाब दे रही थी कि राज्यों के चुनाव में 2017 के बाद भाजपा कोई चुनाव नहीं जीती है। बिहार में भी अंततोगत्वा केवल 12,000 वोट का अंतर था, और अगर मैं आ जाऊं प्रशासन ने उसमें क्या किया तो शायद वो भी नहीं होता। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, एक के बाद एक पैसे और एजेंसी अपने फ्रंटल्स के बल पर भाजपा बड़े सरकार में आ जाए, लेकिन मैंडेट पर भाजपा सरकार में नहीं आ रही है। और इसीलिए डर कर आज इन्होंने ये सेविंग स्कीम का जो रेट है वो वापस लिया है। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि भाजपा के प्रवक्ता यहां पर यह बोलकर जाए कि चुनाव के बाद भी यही रेट रहेगा और इसको काटा नहीं जाएगा। नहीं, वो तो ये नहीं बोल रहे हैं, अभी भविष्य में कैसे देखें। पर आम आदमी की पीड़ा सरकार समझ रही है या अनजान है? नहीं नहीं नहीं, ये सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, नंबर 1। हाँ। और जहां तक आपने रेलवे का कहा, उसमें एक जानकारी मैं भी दे दूं कि अभी भी 47% एक टिकट पे सरकार सब्सिडी दे रही है। मान लो 100 रुपए का टिकट है तो उसकी रिकवरी रेट 53% है। 47% इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। 7th पे कमीशन उनके कर्मचारियों को दी, 32,000 करोड़ रुपए इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद आइए सांसदों की तनख्वाहें कितनी बढ़ी, सीनियर सिटीजन पे, विधायकों की तनख्वाहें कितनी बढ़ी पे आइए पहले। अब ग्राम पंचायत में प्रधानों को भी तनख्वाहें देंगे, मतलब नेताओं की तनख्वाहें बढ़ती रहे, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। यहाँ एहसान जताया जा रहा है कि कर्मचारी, एहसान नहीं जा। 32,000 करोड़ रुपए अगर 7th पे कमीशन लागू किया है तो हम बताएंगे नहीं। दूसरा आइए सीनियर सिटीजन की आपने बात की, 5,67,000 सीनियर सिटीजनों ने अपनी सब्सिडी गिव अप की है। मतलब ये चीजें भी तो जानकारी में आनी चाहिए जनता की। और जहां तक सवाल है सरकार की इकोनॉमी की, देखिए बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। हम सब दुआ करें भगवान से कि कोरोना की सेकंड वेव कहीं पिछली की तरह ज्यादा रफ्तार न पकड़ ले। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा सिद्धार्थ, आप एक्सपर्ट हैं, आम आदमी को राहत भी मिलेगी क्या कुछ, या ये मृत तृष्णा है, मिराज है हम जिसे चीज कर रहे हैं? नहीं, देखिए एक बिल्कुल जो कड़वी हकीकत है संदीप की, हम बहुत ही जो है कठिन दौर से गुजर रहे हैं, और ये आशा करना कि बहुत जल्दी आम आदमी को राहत मिलेगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ, ये जरूर है, अगर जो है आने वाले दिनों में कोविड के केसेस जो दोबारा जिन्होंने रफ्तार पकड़ ली, अगर उन पर रोकथाम नहीं लगी तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी को तुरंत आने वाले दिनों में राहत मिलने वाली है। अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पे आने में टाइम लगेगा, तो हमें ऐसी स्थितियों के लिए जो है तैयार रहना आम आदमी को तैयार रहना होगा। अच्छी खबर नहीं आती दिख रही है। इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल भी है, एंटी पीटर प्रिंसिपल, वैक्सीन एंटी पीटर प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हेन यू थिंक थिंग्स कांट गो एनी वर्स दे इनएविटेबली विल। जब आप सोचते हैं ना कि और क्या बुरा होगा, वो हो जाता है। आम आदमी के साथ ऐसा तो नहीं होने वाला। सरकार को इसके बारे में सोचना होगा। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।